हेलो एवरीवन, जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की शुरुआत करते हैं अम्ल व क्षार के टॉपिक के साथ, लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ पंक्तियाँ। हम युवा इस देश की ताकत हैं, हम युवा इस देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर मानेंगे। तिरस्कार नहीं होगा यह वतन सहस्त्रों वर्षों तक, नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। तो इसी गर्म जोशी के साथ शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को आगे लेकर। तो अम्ल है, एसिड या बेस, इसका सबसे पहले कुछ बेसिक है उससे पढ़ ले। तो देखिए, एसिड हिंदी में अम्ल कहते हैं। अब देखिए एसिड शब्द कहां से आया। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है खट्टा। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से आया हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है खट्टा। यहाँ पर परिभाषा बनती है कि जिनका स्वाद खट्टा होता है वह लगभग अम्ल होता है, या कहे तो वह अम्ल ही होते हैं, एसिड ही होते हैं, आप ये मानिए। आगे चलते हैं। तो परिभाषा हो गई, इनका स्वाद खट्टा होता है। खट्टा होता है। और देखिए, यह जल में H+ आयन देते हैं। आगे इसकी रिएक्शन भी है, वो भी पढ़ेंगे। H+ आयन देते हैं। और आगे बढ़िए, इनकी पीएच वैल्यू 0 से 7 होती है। पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, आपने एक स्केल ऐसी पढ़ी हुई होगी, 0 से 14 तक, और बीच में होता है 7। तो 0 से 7 तक होते हैं, वो होते हैं एसिड, और आगे होते हैं बेस, सार। सार आगे हम और पढ़ेंगे। सार पहला हम एसिड ले रहे हैं, पहला टॉपिक। तो देखिए, टॉपिक था हमारा अम्ल व सार। हमने शुरुआत की है अम्ल से। अम्ल के स्वाद खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में H+ आयन देते हैं, और पीएच की वैल्यू 0 से 7 होती है। देखिए, यह अम्ल नीले लिटमस को छोटा करते हैं। हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। तो देखिए, नीले लिटमस को लाल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लिटमस क्या है? लिटमस एक पेपर होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये अम्ल है या क्षार है। जो भी लिक्विड फॉर्म में है या किसी में भी है, उसे पता लगाने के लिए वो क्षार है या अम्ल है, लिटमस पेपर का यूज लेते हैं। आप देखोगे लेबोरेटरी में पतले पतले से ऐसी पत्तियां टाइप पड़े रहते हैं, एक झुंड में आते हैं, उन्हें हम प्रयोग में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक आप देखिएगा। ट्रिक क्या है कि अनिल नाम का लड़का है, जिसकी शादी शालिनी नाम के लड़के से होती है। देखिए, ये भाई साहब अनिल भैया है। अनिल मेरे दोस्त का भी नाम है, लेकिन वो शालिनी को नहीं जानता है। अनिल मेरे दोस्त का भी नाम है, लेकिन उसका शालिनी के साथ कोई भी अभी तक रिश्ता नहीं है, वो नहीं जानता है। सिर्फ इसे उदाहरण द्वारा समझिएगा, ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। अनिल अनिल की शादी किसके साथ होती है? शालिनी के साथ। मानना कि कभी कभी साइंस में भी मानना चाहिए। तो देखिए, अम्ल नीले लिटमस को
नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है। हो गया। आते हैं शालिनी जी भाई जी के पास। ये क्या कहते हैं? शालिनी मैम कहती है कि सार लाल लिटमस को नीला कर देता है। नाम याद हो गए, अनिल और शालिनी। अनिल का हो गया अम्ल, नीले को लाल करते हैं। अम्ल नीले को एल से लाल करते हैं। शालिनी सार लाल को नीला करते हैं। अनिल और शालिनी कोई भी कनेक्शन नहीं है, सिर्फ समझना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर टॉपिक पूरा देखिए, आपने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। स्वाद में इकट्ठे होते हैं, H+ आयन देते हैं, पीएच की वैल्यू 0 से 7 होती है और नीले को लाल करते हैं। ये इनका गुण होता है, इससे पता चलता है। इसके और भी कुछ गुण है, वह तो हमने एक लिटमस पेपर से साधारणतया देखा था। लेकिन बहुत सारे सूचक हैं। सूचक ऐसे सूचक क्या होते हैं जिनसे किसी का पता लगाया जा सके, लेकिन अम्ल और क्षार के सूचक अलग अलग होते हैं। तो हम पढ़ते हैं अम्ल और क्षार के सूचक। सूचक वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार में अलग अलग रंग देते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार में अलग अलग रंग देते हैं। जैसे कि अम्ल के कांटेक्ट में, एसिड के कांटेक्ट में अगर सूचक लाया जाए, फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन सूचक का नाम है। अम्ल के संपर्क में, कनेक्शन में अगर हम फिनोप्थेलिन को लेके आते हैं तो उसका रंग रंगहीन हो जाएगा। कैसा रंग होगा उसका? वह रंगहीन देगा। और अगर क्षार के कांटेक्ट में लेकर आए, क्षार बेस के कांटेक्ट में लेकर आए, क्षार किसे कहते हैं? बेस। बेस के कांटेक्ट में लेकर आए तो वह गुलाबी रंग देगा। आगे बढ़िए। तो अगर हम एसिड को मेथिल ऑरेंज के कांटेक्ट में लेकर आए, 2 बूंदे डाले इधर उधर, तो वह लाल रंग दर्शाएगा। और बेस के कांटेक्ट में लाए तो वह पीला रंग दर्शाएगा। अब आते हैं मेथिल लाल पर। अगर मेथिल नामक लाल नामक सूचक को एसिड के कांटेक्ट में लाया जाए तो वह लाल रंग प्रदर्शित करेगा। और अगर उसे क्षार में मिलाया जाए तो वह पीला रंग प्रदर्शित करेगा। आगे आते हैं फेनिल लाल। फेनिल लाल नामक सूचक को अगर अम्ल में, एसिड में मिलाया जाए तो वह पीला रंग प्रदर्शित करेगा और क्षार में मिलाया जाए तो वह लाल रंग देगा। स्पष्ट हुआ यहाँ से कि कुछ सूचक है, सामान्यतः हमने 4 सूचक लिए हैं। अगर वह एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वह अपने रंग में परिवर्तित करते हैं। रंग कौन से वो दिए हुए हैं। अगर इन रंगों में आता है तो वह एसिड होते हैं। अगर ये रंग आते हैं ये डालने पर तो वह बेस होते हैं। इन्हें सूचक कहा जाता है। इनसे हम पता लगा सकते हैं। आगे आते हैं अम्लों के कुछ सामान्य प्रकार हैं जो मुख्यतः पूछे जाते हैं, बार बार आपके सामने आएंगे। उन प्रकारों को हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, अकार्बनिक अम्ल। तो भैया अकार्बनिक अम्ल क्या है? अकार्बनिक अम्लों को खनिजों से प्राप्त किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? खनिजों में। तो देखिए इसके उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे अणुसूत्र क्या होगा जिसका? HCl। क्या होगा? HCl। यहाँ पर ज्यादातर सवाल अणुसूत्र से पूछे जा सकते हैं कि भाई HCl निम्न में से है अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, दोनों या दोनों नहीं। सवाल कैसे भी बन सकता है। और भी कोई कंडीशन दे दे, लवण, HCl क्या लवण है, कार्बनिक अम्ल है, अकार्बनिक अम्ल है, या फिर कुछ नहीं, ये भी हो सकता है। ये भी पूछ सकते हैं HCl क्षार है, अम्ल है, कार्बनिक क्या है, वो भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो बढ़ते हैं आगे। दूसरा उदाहरण नाइट्रिक अम्ल, HNO3। वापस देखिए, बार बार लिखोगे अच्छे से याद होगा। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। वापस लिख रहा हूँ आपको याद हो जाए इसलिए। देखिए
अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्लों को खनिजों से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। 3 उदाहरण पढ़े। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड आगे की ओर। तो देखिए आगे का टॉपिक है कार्बनिक अम्ल। यह पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं मुख्यतः, और यह होते भी दुर्बल है। उनमें कुछ अम्ल प्रबल हो सकते हैं, कुछ दुर्लभ भी हो सकते हैं। तो देखिए यह भैया जंतु और पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। जंतु और पौधे से कैसे? जैसे कि सेब से भी मिलते हैं अम्ल, नारंगी से, नींबू से, कुछ जानवरों के अंदर मिलते हैं, हमारे अंदर भी है। हमारे जठर अमाशय में HCl का स्त्रवण होता है, जिसे जठर रस कहते हैं। आगे आएगा, यहाँ पर भी होगा या फिर आगे आएगा। अमाशय में भोजन को पचाने के लिए कुछ अम्ल और हार्मोन स्रावित होते हैं। उनमें से एक HCl जठर रस होता है, वह भोजन के सुपाच्य में बहुत सी प्रक्रियाओं को पूर्ण करता है। यह पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, यह दुर्बल अम्ल होते हैं। एग्जाम्पल ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। आगे बढ़े, हाइड्रा अम्ल। तो देखिए हाइड्रा अम्ल क्या होता है कि जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन का मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन से ही पूरा अम्ल बन जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पर ऑक्सीजन की मना है कि भैया ऑक्सीजन नाम के व्यक्ति से मेरी नहीं बनती है, उसको मैं मेरे घर के अंदर या मेरे पास नहीं आने दूंगा, ये जनाब ऐसा कहते हैं। जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन नहीं, शर्त है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोनियम अम्ल HCN, सॉरी हाइड्रोसाइनिक अम्ल, हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN। 3 एग्जाम्पल हो गए हैं, HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCN हाइड्रोसाइनिक अम्ल। यह हाइड्रो अम्ल के एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, ऑक्सी अम्ल। अब देखिए भैया जिन अम्लों में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों ही पाए जाते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सी अम्ल है। ये कह रहा है भैया मेरा नाम ऑक्सी है तो मेरा ऑक्सीजन हुआ, लेकिन भैया मेरी सोच बहुत बड़ी है, आपके जैसी छोटी सोच हम नहीं रखते। हम कहते हैं कि हाइड्रोजन ने भले ही हमें न आने दिया, हाइड्रो ऑक्सीजन ने भले ही हमें न आने दिया, लेकिन हम तो हाइड्रोजन को आने देंगे, वो बच्चा है अभी, उसकी बात का क्या बुरा मानेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, फास्फोरिक अम्ल H3PO4। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H3PO4। कभी कभी ऐसे अजीब से फॉर्मूले देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रबल एसिड, बहुत हेवी एसिड होते हैं। तो देखिए इनकी pH वैल्यू 0 से 3.5 होगी। हमने पढ़ा था कि भैया आवर्त सारणी होती है ऐसी, जिसमें 0 से 14 तक की वैल्यू होती है, बीच में 7 की वैल्यू होती है। ये एसिड होते हैं, ये बेस होते हैं। अब देखिए 0 से 3.5, यहाँ पर एक और कर देते हैं। यहाँ पर जो एसिड है वो क्या है? प्रबल अम्ल। यानी कि ये अगर गलती से हाथ पर गिर जाए लैब के अंदर तो फाले उड़ जाते हैं, हो सकता है हाथ के अंदर छेद हो जाए, हाथ गल भी जाए। अगर ज्यादा एसिड प्रबल अम्ल में अगर हाथ डालेंगे तो क्या होगा? हाथ धीरे धीरे गलने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। ऐसे डाल ही नहीं सकते, तुरंत बाहर निकाल लोगे। इसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ऊर्जा आती है इनमें, बहुत अच्छे आयनों में ये परिवर्तित हो जाते हैं। इनकी वैल्यू बहुत कम 0 से 3.5 के मध्य होती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत कम वैल्यू होती है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यह बहुत ही ज्यादा प्रबल अम्ल होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इनकी pH वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है। और HCl तो हम हमारे जठर रस में भी, यानी सोच लीजिए आप हमारे जठर रस में कितना स्ट्रॉन्ग एसिड आता है। आगे बढ़े, तीनों एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं
दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, ये अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यानी कि ये अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एसिटिक अम्ल, इसके उदाहरण है भैया, ये वीक होते हैं, हाथों पर गिरने पर जलन तो इनके भी होती है, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इनकी वैल्यू क्या होगी, पीएच स्केल पर इनकी वैल्यू होगी 3.5 से 7 के बीच में। 3.5 से 7 के बीच में इनकी वैल्यू होगी। यहाँ पर लिख लीजिए, लिखना भूल गए शायद। हो गया। एग्जाम्पल, एसिटिक अम्ल CH3COOH, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। बहुत सारे एसिड है जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, सभी को अणुसूत्रों के हिसाब से लिखा गया है, जिससे आपको आसानी से याद हो। बार बार जितनी बार बार प्रैक्टिस होगी इतना अच्छा आपका रिवीजन होगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। इनमें जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता, या सांद्रता किसे कहते हैं कि भाई अम्ल की जो मात्रा होती है, अम्ल की मात्रा होती है, उसमें अम्ल कितना है और पानी कितना है, आगे देखिएगा समझेंगे, अपेक्षाकृत कम हो। अब देखिए, एक बीकर लेते हैं, पानी में अम्ल डालते हैं या फिर अम्ल में पानी, सोचा कभी आपने भैया क्या फर्क पड़े, पानी में अम्ल डालो या अम्ल में पानी, दूध में पानी डालो या पानी में दूध? पानी में दूध डालोगे तो क्या होगा भैया, रेपो चली जाएगी आपकी, दूध लोग कम ही खरीदेंगे फिर आपसे। तो देखिएगा कि अम्ल में धीरे धीरे जल मिलाया जाता है, धीरे धीरे। अगर तेजी से भी मिलाए या फिर पानी में अम्ल मिलाए तो यह उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। उष्मा सेपी अभिक्रिया क्या होती है आपको पता है? उष्मा सेपी होती है कि ऊर्जा देती है, और अगर प्रबल अम्ल हो, अम्ल क्या हो, प्रबल हो, तो ऊर्जा बहुत अधिक देगी, ऊर्जा बहुत अधिक देगी तो बीकर गर्म होगा, बीकर गर्म होगा, इतना गर्म ना हो जाए कि बीकर फूट जाए, ब्लास्ट हो जाए छोटा सा लेब के अंदर, किसी का हाथ जल जाए, किसी का पैर जल जाए, फिर प्रिंसिपल सर आएंगे और बोलेंगे कि सर आपने बच्चों को एसिड हाथ में दे दिया, बच्चों ने हाथ पैर जला दिए, पेरेंट्स आएंगे, पुलिस आएगी, क्या क्या आएगी, स्कूल का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, आपने इक्विपमेंट पूरे काम में नहीं लिए। इसलिए प्रबल एसिड से दूर रखा करते हैं बच्चों को, या फिर सर पास में खड़े हो जाते हैं, ऐसे क्या कर रहा है, इस तरह से यूज लिया जाता है लेबोरेटरी में। यहाँ पर हो गया भैया कि अम्ल में धीरे धीरे जल को मिलाया जाता है, तनु अम्ल उसे कहते हैं जिसमें विलयन में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत कम होती है, यानी कि अम्ल कम पानी ज्यादा। क्या हो गया, चाय में चाय कम पानी ज्यादा, वो वाला सिस्टम है यहाँ पर। दूध भैया पतला आ रहा है, कल से दूध सी बंदी करनी पड़ेगी। तो देखिए, सांद्र अम्ल, स्ट्रॉन्ग अम्ल कहते हैं इसे। देखिए, सॉरी स्ट्रॉन्ग वो प्रबल दुर्बल हो गया, सांद्र अम्ल देखिए, इसमें इस विलयन में अम्ल की सांद्रता मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि भैया चाय कम पानी ज्यादा का मैटर नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है कि गड़बड़ हो रहा है मामला, तो हमने क्या किया, सांद्र अम्ल, यानी कि पानी कम अम्ल ज्यादा, पानी कम अम्ल ज्यादा, या फिर अम्ल ज्यादा पानी कम। अम्ल के अंदर हम पानी डालेंगे तो अम्ल ज्यादा लेंगे, पानी कम डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पर इतनी उष्मा नहीं होती है, फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। आगे बढ़े, एग्जाम्पल तो यही है भाई, इनके अब कोई पूछेगा एग्जाम्पल क्या है, तो भैया HCl ले लो, HCl में पानी डाल दो। अब देखिए, लेबोरेटरी में भी अम्ल ऐसे होते हैं कि भैया 90%, 60%, 30%, और भी आप कई परसेंट बना सकते हैं। इसका क्या रूल है कि भैया 90% बनाना है तो 90% HCl लो,
HCl 90 ml ले लो। बीकर होता है, फ्लास्क होता है, नापने के लिए परख नली होती है। 90 ml 90% यानी 90 ml लो, 9 ml ले सकते हो। 9 ml लिया हमने HCl और 1 ml डाला पानी धीरे धीरे, तो बन गया 90 ml HCl। 60% का बनाया तो क्या होगा, 6 ml लिया HCl, 4 ml मिला दिया पानी, 30 ml लिया HCl, 7 ml मिला दिया पानी, यहाँ पर हो जाएगा तनु, यहाँ पर हो जाएगा सांद्र। यही है कॉन्सेप्ट। चलो बढ़ते हैं आगे। अम्लों के गुण, तो अम्लों के गुण देखिएगा। अम्ल धातु से क्रिया करके H2 गैस देता है। अम्ल धातु से क्रिया करके H2 गैस देता है। अम्लों के गुण में आ गए हैं हम, तो पढ़ते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके H2 गैस देता है। 2Na धातु है, सोडियम धातु है, यह हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड लवण दे रहा है और H2 गैस दे रहा है। डेफिनेशन को वापस देखिएगा। धातु प्लस अम्ल एसिड क्या दे रहे हैं, लवण। प्लस हाइड्रोजन गैस। दे रहे हैं ना, समझ में आ गया कि भाई देखिए अम्ल धातु से क्रिया करके, ये अम्ल है, ये 2Na धातु से क्रिया कर रहा है और देख क्या रहा है, लवण और H2 गैस। धातु प्लस एसिड अम्ल, लवण या हाइड्रोजन। यहाँ पर लिख लीजिएगा लवण, और लवण मिस हो गया, लवण एंड H2 गैस देता है। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि भैया सीधा हाइड्रोजन गैस देता है। तो आगे बढ़ते हैं। अम्ल सभी धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। संगत लवण भी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा और जल भी बनाएगा। रिएक्शन के द्वारा समझेगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हमारे पास धातु है, वह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है। सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल दे रही है। अब देखिएगा, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो भी हो, प्लस अम्ल एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O। भैया जल आ गया। पानी की बहुत कमी है, गर्मी पड़ रही है, टैंकर डलवा के काम कर रहे हैं और यहाँ पर पानी फोकट में आ रहा है। फोकट में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं एसिड। आगे चलते हैं। रूल, आगे वाला रूल क्या कहता है, इसके गुण क्या कहते हैं, तो देखिएगा। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल प्राप्त होता है। ये कह रहा है कि भैया एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करें तो लवण और जल प्राप्त होगा। कैसे, चलिए पधारिए हमारे आंगने। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH यह बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl। एक मिनट रुकिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने वापस यही हमारी स्लाइड थी। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके NaCl लवण और H2O गैस देगा। भैया एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या देता है, क्या देता है, लवण और H2O पानी। अम्ल हो गया प्लस क्षार हो गया, इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई तो हमें मिला क्या, लवण पानी, या फिर जल लिख लो थोड़ा सा अच्छा
अच्छा शब्द है जल, पानी, जल, जल अच्छा शब्द है, लिखते हैं। अब देखिए NaCl बार बार आ रहा है भैया, तू क्यों आ रहा है, कौन है, क्या रिश्ता है तेरा और मेरा? बहुत बड़ा रिश्ता है, सब्जी के अंदर नमक डालते हो भाई साहब, वही है ये, इनसे परिचय कर लो। इसे साधारण नमक कहते हैं, टेबल नमक, साधारण नमक, टेबल नमक नहीं कहेंगे, फिर साल्ट कहेंगे, इंग्लिश में इंग्लिश ही चलती है। टेबल साल्ट, साधारण नमक, NaCl यही है। आपके घर पे गड़बड़ आता होगा, ध्यान रखना। अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। जो भैया एसिड होते हैं वह धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके, वह धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। यह कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? तो देखिए 2HCl ये अम्ल है, कॉपर ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड, कॉपर धातु है वो लगा हुआ है, ऑक्साइड है ये, इसका ऑक्साइड बन गया है। CuCl2 कॉपर क्लोराइड लवण और जल, कॉपर क्लोराइड लवण और जल में बदल गया है। आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर? धात्विक ऑक्साइड CuO धात्विक कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड अम्ल एसिड धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल देता है। हमने यहाँ पर रिएक्शन के द्वारा समझा, कॉन्सेप्ट क्लियर? सारे गुण हैं वो आपको विथ रिएक्शन बता रहा हूँ, कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होगी। और रिएक्शन के साथ साथ नीचे जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य रिएक्शन होती है, उसे भी लिख रहा हूँ। देखिएगा, अम्ल को जल में घोले जाने पर H+, इसका गुण है भैया, H+ या H3O+ आयन देते हैं। पढ़ा आपने? H+ या H3O+ आयन देते हैं। कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, क्या कारण है? देखिए भैया, सब देखिए, बताएंगे आपको, इसीलिए बैठे हैं यहाँ पर। सॉरी, खड़ा HCl अम्ल, एसिड प्लस जल, जल में अम्ल को मिलाने पर, घोले जाने पर H3O+, देखिए प्लस आयन आ गया यहाँ पर, आयनिक आयनिक मिला यौगिक, और Cl- यह भी मिल गया हमें। अब देखिए एक प्लस और एक माइनस मिल गया, HCl को तोड़े तो H+ और Cl- टूट गया भैया, आ गया जो चाहिए था वो, H+ और Cl- हमें मिल गया। H ने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, खुद रह गया बाबा, कुछ नहीं है बाबा के पास, तो आ गया इनके पास प्लस, पॉजिटिव एनर्जी है भैया, हम देना जानते हैं, हमारे पास कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो क्या आया, प्लस Cl-, यहाँ पर देखिए HCl, H2O, H3O+, Cl-। कॉन्सेप्ट यही था कि हम लोग को जल में, वाटर में घोलते हैं एसिड को, तो H+ या H3O+ आयन देता है। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? हमने इसकी पहले भी बात की थी। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक क्या होता है, COH, पीछे जुड़ जाता है ये, तो COH कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है, एस्टर बनाता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। नॉट टू द पॉइंट, नॉट टू बी पॉइंटेड योर ऑनर, कहते हैं अदालत में, पिक्चर में सुना सनी देओल को कहते हुए। तो यही है एस्टरीकरण, नोट कर लो इसे, एस्टरीकरण रिएक्शन यही है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया भैया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जोश जोश में लाइनें ज्यादा हो गई। तो देखिए अच्छे से, पहले करते हैं इसको थोड़ा सा छोटा, इतने बड़े से हम क्या करेंगे, हमारे लिए छोटा ही काफी है।
देखिए तो भैया व्हाइट और ब्लैक हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आर क्या होता है पता है? एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। जो मन में आए वो ले लो, मेरे क्या जाता है, ले लो, बहुत सारे पड़े हैं, पैसे थोड़ी लगेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, ये देखिए ROH। आर क्या है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, कुछ भी ले लो, एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलके क्या करते हैं? ये एस्टर का निर्माण करते हैं। ये भैया एस्टर है। एस्टर क्या है? COOR, RCOOR, देखिए COO, डबल बॉन्ड, ये इसका सिंबल है। ये यहाँ पर एरो नहीं है, ये सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। ये क्या है? देखिए वापस यहाँ पर लिख रहा हूं, RC डबल बॉन्ड O और आगे R। ये क्या है? देखिए ये क्या है? ये एस्टर है और कुछ नहीं है। ये भैया वही है जो हमें कुंभ के मेले में मिले थे, कभी परिचय हुआ था इनसे। इनका नाम है बाबा एस्टर। तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या देखा और एक्स्ट्रा? H2O। बाबा थे वहां पर, गंगा का पानी था H2O, याद रखना, बाबा एस्टर मिले थे वहां पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्कोहल के साथ संपर्क होने पर, कांटेक्ट होने पर, अभिक्रिया होने पर बाबा एस्टर मिलते हैं पानी के पास, पानी के साथ दोनों मिलते हैं, एस्टर और पानी दोनों मिलते हैं यहाँ पर। बाबा एस्टर के साथ पानी भी मिला, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं कुछ प्राकृतिक तथा कार्बनिक अम्लों के प्रकार। टाइम कहिए ने पूछा। तो कुछ प्राकृतिक तथा कार्बनिक अम्लों के प्रकार। तो देखिए अम्ल, एक साइड लिखा हुआ है अम्ल, और दूसरी वीडियो टाइमिंग, और कुछ ये स्रोत है किन से यह मिलते हैं ये भी देखते हैं। तो देखिएगा, पहला उदाहरण लेते हैं हम, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। यह अम्ल किन सोर्स से मिलता है, किन स्रोतों से इनकी प्राप्ति होती है? तो देखिएगा, घास, पत्तियां तथा मूत्र में बेंजोइक अम्ल की कुछ कुछ मात्रा पाई जाती है। ये नहीं है कि पत्तियां है जो बेंजोइक अम्ल से ही बनती है भैया, बेंजोइक अम्ल के बिना पत्तियों का निर्माण संभव ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है भाई, घास में और पत्तियों में या मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड किसमें पाया जाता है? इमली, अंगूर, कच्चा आम और गेहूं। ये देखिए ग्लूटामेटिक और टार्टरिक एसिड दोनों है। टार्टरिक एसिड मुख्य रूप से इमली में ज्यादा पाया जाता है, और देखिए ये दोनों पाए जाते हैं बाकी में, और गेहूं में मुख्य रूप से ग्लूटामिक अम्ल बहुत ज्यादा पाया जाता है। और भी कई सारे पाए जाते हैं अम्ल वगैरह, बहुत सारे यौगिक होते हैं, लेकिन ये आप मत समझ लेना कि सर ने कहा गेहूं किससे बनता है, गेहूं तो पूरा सर ने बताया था ग्लूमेटिक अम्ल से बनता है, मत कह देना भैया। अम्ल बहुत सारी चीजें से बना होता है, लेकिन इसका एक पार्ट होता है ग्लूटामेटिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल एसिड। अब आते हैं ऑक्जेलिक एसिड पर। ऑक्जेलिक एसिड किससे बना होता है? टमाटर और पालक, सॉरी, टमाटर और पालक में पाया जाता है। फटाफट में कभी कभी हो जाता है, शब्दों पे ध्यान नहीं दिया जाता, आप ध्यान रखना, वैसे भी आप बहुत होशियार हो। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, भैया रोज सिकंदी पीते हैं, रोज नींबू को निचो निचो के नींबू 400 रुपये किलो है, तो सिट्रिक अम्ल भी महंगा है, अपने सिकंदी कम ही पीनी है अभी। जब नींबू सस्ते हो ना, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, तब पीना। तो उससे क्या मिलता है? संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, अच्छी एंटीबॉडी बनती है इससे।
फॉर्मिक एसिड मधुमक्खी के डंक या फिर लाल चींटी नेटल के पौधे की पत्ती में, मधुमक्खी का डंक हो, लाल चींटी का डंक हो, तो यह पाया जाता है। नेटल के पौधे की पत्ती में भी यही पाया जाता है। अब देखिएगा, आपको कभी मधुमक्खी ने काटा मधुमक्खी ने आपको कभी? क्या रिश्ता है आपका मधुमक्खी के साथ? तो मधुमक्खी ने आपको काट लिया, तो मधुमक्खी के काटते ही घर वाले सब क्या कहते हैं? अरे भैया मधुमक्खी ने काट लिया, फटाफट लेके आओ, फटाफट लेके आओ। क्या लेके आओ? लोहे की कील, उससे रगड़ के कांटा निकालेंगे। लेकिन आपको एक और चीज बताता हूं मैं, घर पे खाना बनाने का सोडा पड़ा रहता है, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। तो देखिएगा, मीठे सोडे को पानी में थोड़ा सा घोल के हल्का सा पेस्ट, यूं नहीं किलो भरियो ले लो, क्या भाई किलो भरियो पानी में घोल, नहीं ना नहीं करना, अब बात नहीं करनी है। थोड़ा सा लेना है मीठा सोडा, पानी में घोलना है और उस पर लगानी है जहाँ मधुमक्खी खाई हो या फिर कहीं पे चींटियां खा गई हो बहुत सारी। विद इन 2 मिनट आपको रिलीफ मिलेगा, गारंटी है मेरी। 2 मिनट के अंदर आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। उसमें क्या होता है? बेस होता है, ये एसिड होता है। बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जलन कम हो जाती है, सूजन नहीं आती है, बहुत सारे फायदे हैं। घरेलू उपाय है, लोहे का कांटा, लोहे की कील भी रगड़ लेना और फिर वो भी लगा लेना। लोहे की कील रगड़ो या मत रगड़ो, वो लगाने का ध्यान रखना, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। ये हो गया फॉर्मिक एसिड मधुमक्खी के डंक, लाल चींटी के डंक में या फिर नेटल पौधे की पत्ती में पाया जाता है। इसके कई सारे उपयोग है, आगे देखेंगे। एसिटिक एसिड सिरका और विनेगर में पाया जाता है, आप पढ़ा होगा सिरका और विनेगर कहते हैं। मेलिक एसिड चाय या सेब, सेब आती है लाल लाल, सेब आती है, बहुत से लोगों की फेवरेट होती है, बहुत रॉयल फल कहा जाता है इसे। कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर में मिलता है यह सेब, वहां की परिस्थितियां इसे सूट करती है, ठंडा वातावरण, इसमें मेलिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखना। लैक्टिक अम्ल, भैया सुबह शाम लगे रहो लैक्टिक अम्ल में आपको। दूध और दही खाना सेहत के लिए अच्छी बात है, इसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, खाना चाहिए दूध और दही। दही खाने से नींद आती है, ज्यादा मत खाना, पढ़ोगे कब। तो आगे चलते हैं। हाँ, दूध भले ही पियो, संपूर्ण पोषण कहा जाता है इसे, संपूर्ण पोषक तत्व, संपूर्ण आहार इसे कहा जाता है। दूध को अच्छे से रात को पी के सो जाओ बिना शक्कर के, बहुत बेनिफिट मिलेंगे। इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी भी होता है भैया इसमें, आंवला में पाया जाता है। आंवला का मुरब्बा बनाते हैं घर पे कभी कभी, फिर खाते हैं महीने 2 महीने के लिए, विटामिन सी मिलता है, बालों में चमक आती है, चेहरे पे चमक आती है। मैं कम ही खाता हूँ, ध्यान रखना। तो अच्छा इसका उपयोग है आंवला का, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्टअप होती है, एंटीबॉडी वगैरह में हेल्प करता है ये भी। कोरोना में बहुत से लोगों ने आंवला जूस जिन्होंने बनाया था उनकी वाहवाही हो गई भैया, बहुत सारी सेल हुई, उनका मार्केट कैप एकदम से उछल गया था। आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेरिक अम्ल, यह बटर में पाया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड किस में पाया जाता है? ब्यूटेरिक, बटर ब्यूटेरिक, आसानी से याद होगा। आगे बढ़े भैया। अम्लों के उपयोग, बहुत सारे अम्लों के उपयोग हमने बातों बातों में देख लिए। बहुत सारे अम्लों के अणुसूत्र थे वो भी हमने देख लिए, उनके प्रकार भी देख लिए। फिर भी कुछ नया हो और वो भी मिक्स हो रहे हैं, अच्छे से आसानी से याद होंगे, फटाफट देखना। एसिटिक एसिड फॉर्मूला CH3COOH, उपयोग सिरका निर्माण में, सिरके के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, एसीटोन बनाने में किया जाता है और कहीं कहीं विलायक के रूप में भी किया जाता है। इसे सिरके का अम्ल, एसिड, सिरके का एसिड कहा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COOH, इसका हो गया अणुसूत्र। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ पर होता है? चटनी, अचार आदि के डिब्बे में बंद खाद्य सामग्री में परीक्षण के लिए, यानी कि जो अचार होता है वो खराब नहीं हो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? बेंजोइक एसिड का उपयोग करते हैं। विशेष में ज्यादा कुछ विशेष है नहीं, आगे बढ़ते हैं। यही टॉपिक है, ध्यान रखना, स्लाइड चेंज हुई है सिर्फ। सिट्रिक अम्ल, फॉर्मूला C6H8O7, फॉर्मूला क्या है? C6H8O7, फॉर्मूला याद रखना। खाद्य पदार्थों तथा कपड़ों
के उद्योग में और दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ विशेष है इसमें, देखिए क्या है। नींबू में सिट्रिक अम्ल में उपस्थित होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू और संतरे में उपस्थित होता है, हमने पढ़ा था। इसकी सर्वाधिक मात्रा फलों में कहाँ पर होती है? संतरे में उपस्थित होती है। और सब्जी में देखें तो सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे होती है? मिर्ची में। मिर्ची में भाई सब्जियों में सबसे ज्यादा अम्ल, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? मिर्ची में। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फॉर्मिक एसिड, मधुमक्खी आ गई भैया काटने के लिए। मधुमक्खी किस करती है ना तो बहुत बड़े बड़े फाले हो जाते हैं, ध्यान रखना, इसलिए मधुमक्खी से किस कभी मत करवाना। HCOOH फॉर्मूला हो गया फॉर्मिक अम्ल का, HCOOH। फलों के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, रबर के स्कंदन में किया जाता है तथा जीवाणु नाशक में किया जाता है। फॉर्मली यहाँ से कहीं पे भी सवाल उठ सकता है। लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है फॉर्मेलिक एसिड, हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पीवीसी, एक्वारेजिया सौंदर्य प्रसाधन में तथा प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक का उपयोग लेते हैं। यह एक प्रबल एसिड है। प्रबल दुर्बल हमने पढ़े थे 0 से 3.5, यानी कि सबसे प्रबल इसी को माना जाता है। 0 पर रहती है इसकी पीएच वैल्यू। ये हमारे अमाशय में भी स्रावित होता है और भोजन के सुपाच्य में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है वो भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक्वारेजिया बहुत सारे सवाल बनते हैं, ये टॉपिक पहले बताना था, मिस हो गया, यहाँ पर पढ़ लीजिए। एक्वारेजिया क्या है? इसे कहा जाता है अम्लराज, इसे अम्लराज भी कहा जाता है, पता है आपको। अब देखिएगा ये किससे बना होता है ये भी देख लीजिए। HNO3 भैया याद कीजिए, HNO3 क्या नाम है? बाबा कहाँ पर मिले थे? ये वो एस्टर वाले बाबा नहीं है, लेकिन ये भी बाबा है। क्या है? दुनिया बाबाओं से भरी हुई है, सब लोग क्या है? बाबा। बच्चे डरते हैं ना, बाबा आ गया, सब बाबा ही लगते हैं उनको। HNO3 और HCl तो देखिए 1:3, 1:3 HNO3 और 3:3 HCl के मिलकर बना होता है। क्या बना होता है? अम्लराज, इसे एक्वारेजिया भी कहते हैं। इसका उपयोग क्या? देखिए ये इतना तेज होता है, प्रबल प्रबल अम्लों से बना हुआ होता है, प्योर अम्ल से बनाते हैं इसे। इतना तेज होता है कि सोने और चांदी को पिघाल देता है, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। आपको पता होगा कभी कभी वो घुमंतु लोग आते थे बर्तन ठीक करने के लिए, बर्तन को पॉलिश करने के लिए, बर्तन को साफ करने के लिए। आपके घर पे भोगला होगा, अंदर से जला हुआ होगा, कलर चला गया होगा, लेकिन वो आता है एक चलता हुआ सा ऐसा पदार्थ गर्म करके उसमें डालता है, गर्म पदार्थ होता है, निकालता है अपने बोतल के अंदर से, जग के अंदर से, बड़ी अच्छी बोतल में डाला होता है, नहीं तो वो बोतल भी गल जाती है। फिर उसको उसके अंदर से हिलाता है तो क्या होता है? एकदम शाइनिंग आती है, चमक आती है, चमक चमक, चांदनी है, चांदनी सा हो जाता है वो, तो वहां पर चमक आती है। उसमें होता क्या है? वो उस धातु की ऊपरी परत को अपने साथ गला देता है और वो उसको वापस बाहर डाल देता है, इससे नई परत आ जाती है, वो चमकने लगती है। सीधा कॉन्सेप्ट है। अम्लराज धातुओं की सफाई चमक के लिए उपयोग किया जाता है, सोने चांदी को गलाने की क्षमता रखता है, इसे एक्वारेजिया भी कहते हैं। आगे आते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। फॉर्मूला HNO3 हमने पढ़ लिया था। एक्वारेजिया में HNO3 का उपयोग एक्वारेजिया में लिया था, हमने पढ़ा था। HNO3 1:HCl 3 में डाला था। उर्वरकों में, विस्फोटकों में, स्टेनलेस स्टील में और अम्ल के उपचार में इसे उपयोग लिया जाता है। इसे सोरेका एसिड, सोरेका अम्ल भी कहा जाता है, ध्यान रखना। आगे आते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नाइट्रोसेल्यूलोज के उत्पादन में, अपमार्जक के उद्योग में और संचायक बैटरी, हमारे घर पर बैटरियां होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाता है काम में, ध्यान रखना। बैटरियों से दूर रखना अपने आप को, अपने बच्चों को, जल जाओगे, काले हो जाएंगे, चेहरा बिगड़ सकता है। इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है, ऑयल ऑफ, यहाँ पर ऑफ है, ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है, याद रखना, सवाल आ सकता है। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 फॉर्मूला इसका, ये पेट्रोलियम में भी लिया जाता है। कौन सा? पीछे वाला सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम के शोधन में लिया जाता है और इसका उपयोग देखिए अब आगे। ऑक्जेलिक अम्ल पर H2C2O4, इसका उपयोग फोटोग्राफी में तथा चमड़े के विरंजन में किया जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हमने क्या पढ़ा?
टॉपिक था एसिड एंड बेस। बेस को हम भूल ही गए, बेस पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि बेस को कल पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? एसिड। अम्ल पढ़ा, अम्ल के गुण पढ़े, अम्ल का सामान्य परिचय पढ़ा, और अम्लों के प्रकार पढ़े, और अम्लों के उपयोग पढ़े, प्राकृतिक और अप्राकृतिक अम्ल, कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों का अध्ययन किया। प्रबल दुर्बल और जो वीक उर्वल अम्ल थे उनको हमने पढ़ा कल, और प्रबल और दुर्बल अम्लों को हमने पढ़ लिया। आगे हम पढ़ेंगे सार, उनमें भी बहुत सी बातें हैं, अच्छे क्वेश्चन उठने के चांस है, और बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।